नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 24 सितंबर 2024 ईस्वी। 24 है आज, और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। 70 बीपीएससी पीटी के लिए नोटिफिकेशन भी आ चुका है। 70 बीपीएससी पूरे एग्ज़ाम के लिए ही 2000 के करीब में सीट हैं। अब इससे ज़्यादा और क्या ही होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं वाला टाइप हो गया है। पढ़िएगा अच्छे से, खूब मन लगाकर पढ़िएगा। मैंने आज तक किसी पास करने वाले कैंडिडेट को, जो कोई भी एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम में आज तक पास हुआ है, किसी भी नौटंकी में संलिप्त उसको नहीं पाया है मैंने। मतलब कि ये दिन भर मैसेज नहीं करना कि एग्ज़ाम होगा 17 नवंबर को, नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा। क्रांतिकारी लोगों को सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि चुपचाप से दूर होकर इन सब चीज़ों से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तो यूट्यूबर्स पागल हो जाएंगे अगले कुछ दिनों में। तरह तरह के वीडियोज़ आएंगे आपके सामने। कृपया बच के रहिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। एक एक करके हम लोग डिटेल, इसलिए मन लगाकर केवल पढ़ाई, प्रैक्टिस और पढ़ाई, केवल उसी पर ध्यान देना है। बाकी दुनिया अभी डूब जाए समुद्र में, हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्रांतिकारी बनेंगे तो नहीं हो पाएगा, आपके स्पष्ट रूप से मुंह पर मैं कह रहा हूँ। एक एक करके शुरू करेंगे न्यूज़ को, लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ। पीटी के टेस्ट अवेलेबल हैं अपने पास, 25 वीडियो और उसके पीडीएफ अवेलेबल हैं। टेस्ट तो संपन्न हो चुका है, लेकिन मार्केट में उपलब्ध जितने भी टेस्ट हैं उसमें सबसे शानदार टेस्ट हमारा था। जिन लोगों ने दिया है उनसे भी पूछ सकते हैं। हाँ, कुछ उसमें कमियाँ थी, जैसे मिस टाइप की थोड़ी समस्या रही। पहली बार हम लोगों ने टेस्ट पर काम किया, इसलिए इस तरह की समस्या रही। आप जुड़ सकते हैं, अगर टेस्ट सीरीज़ में आपको जुड़ना हो तो आप बता सकते हैं। बहुत ही अच्छे टेस्ट थे, अच्छे टेस्ट थे। गारंटेड वाला नहीं है कि उससे सवाल पूछेगा ही पूछेगा, नहीं, रिवीजन कंप्लीट आपका हो जाएगा। 71 बीपीएससी मेंस को लेकर आंसर राइटिंग का ग्रुप चल रहा है अपना, शुरू ही हुआ है 20 तारीख से। तो अगर आप जुड़ेंगे तो बेहतरीन रहेगा आपके लिए। उत्तर लेखन के प्रैक्टिस को लेकर ज़रूर जुड़िएगा। सबसे अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करवाने की हम कोशिश करते हैं। देखिए आज का हेडलाइन क्या है। हेडलाइन अगर मैं पढ़ दूंगा तो ये वीडियो आपको 2 बजे मिलेगा। इसमें ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कि बच्चों से जुड़े हुए अश्लील सामग्री के प्रचार प्रसार, डाउनलोड, देखने, इन सभी चीज़ जो होंगे ये सब के सब क्राइम होंगे। किसके तहत में? तो पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत में इसको क्राइम माना जाएगा, इसको ऑफेंस माना जाएगा, पनिशेबल होगा ये। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोला है। दरअसल मद्रास हाई कोर्ट का एक फैसला था जिस पर सुनवाई कर रही थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और उसके दौरान ये फैसला सुनाया गया। क्या कहा गया है वो आप पढ़ ही सकते हैं कि बच्चों से जुड़े हुए जो अश्लील सामग्री होती हैं, जो ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं, उसको डाउनलोड करना, उसको सेंड करना, उसको शेयर करना, उसको फ़ोन में स्टोर करना, ध्यान से सुन लो, पकड़े जाओ किस दिन, लटका दिया जाएगा आपको। और होना भी यही चाहिए। ये पनिशेबल ऑफेंस होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है। तो आज हम लोग पॉक्सो को भी समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। यहाँ पॉक्सो है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम, यौन शोषण से उनको बचाना है, ये इसमें बोला गया। मैं बार बार शब्द इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब वीडियो चेक में चला जाता है, फिर 1 घंटा 1.5 घंटा का डिले हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रा हम लोग समझेंगे। पॉक्सो एक्ट क्या है इसको ज़रा डिटेल में समझेंगे हम लोग। सहकारिता आंदोलन के भारत में इतिहास क्या है ये भी हम लोग समझेंगे। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आने वाले समय में जो अभी शुरू किया गया कौन सा, तो श्वेत क्रांति 2.0 शुरू किया गया ना, व्हाइट रिवॉल्यूशन, तो वो सहकारिता से जुड़ा हुआ है। तो सहकारिता का जो भारत में इतिहास है, बड़ा ही स्वर्णिम सा इतिहास, बहुत ही अच्छा रहा है। उसको ज़रा हम लोग देखेंगे क्योंकि वहाँ से पीटी मेंस दोनों जगह क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यूपीएससी का पेपर उल्टाइएगा, मैं जब बोलता हूँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो पूछा गया है। यहाँ पर देखिए आतिशी जी हैं, इन्होंने दिल्ली के सीएम का पद ग्रहण किया है, सबसे यंग सीएम होंगी। यहाँ पर गांधी जी की तस्वीर क्यों नहीं है? ऐसी राजनीति, ऐसा वोट बैंक कि राष्ट्रपिता की फ़ोटो आप पीछे नहीं लगाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की है, भगत सिंह की है, गांधी जी की क्यों नहीं है? क्या इनसे कभी पूछा गया क्यों नहीं है? पूछना चाहिए ना। राष्ट्रपिता की फ़ोटो आपके पीछे में क्यों नहीं है? इतनी आपकी राजनीति इतनी अच्छी, राष्ट्रपिता की फ़ोटो नहीं लगाते हैं आप। डॉक्टर अंबेडकर भी अच्छे हैं, बहुत बड़े कृति रहे हैं, भगत सिंह भी हैं, सम्मानित ही हैं सब, लेकिन राष्ट्रपिता की फ़ोटो तो होनी चाहिए थी। क्या आपकी राजनीति में उनकी जगह नहीं है? तो फिर आप गलत हैं। देखिए खैर चलिए, सीएम बन गई हैं। दिल्ली विधानसभा का गठन, दिल्ली विधानसभा में तीसरी महिला सीएम होंगी सुषमा स्वराज।
और शीला दीक्षित और उसके पश्चात से आतिशी होंगी। तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा, पूछेगा नहीं पूछेगा। और कल प्रधानमंत्री जी ने यूएन के जनरल असेंबली में भाग लेने गए थे, वहाँ पर भाषण भी दिया। इसको क्या कहा जाता है? समिट ऑफ फ्यूचर। क्या कहा गया है? समिट ऑफ द फ्यूचर। वहाँ पर प्रधानमंत्री जी यूएन के जनरल असेंबली भाग लेने गए थे, वहाँ पर भाषण भी दिया उन्होंने और बोला है कि यूनाइटेड नेशन में, यूएन में सुधार होना चाहिए। हर साल के भाषण में ये प्रधानमंत्री जी बोल कर आते हैं। उन्होंने बोला कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हैं हम, पृथ्वी का सबसे बड़ा चुनाव होता है हमारे यहाँ। अब तो 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो और भी बड़ा हो जाएगा चुनाव का दायरा। पृथ्वी का सबसे बड़ा चुनाव होता है हमारे यहाँ और आपके सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे लिए जगह नहीं है। तो उन्होंने बातचीत की है कि भारत के लोगों ने हमें चुनकर भेजा है और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि हम क्या करें भाई, यूएन में रिफॉर्म करें। उसके अलावा उन्होंने फ़िलिस्तीन के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद अब्बास, उनसे भी मुलाकात की और गाज़ा पट्टी में हुए मौत को लेकर उन्होंने संवेदना भी प्रकट की है। ये कुछ आपके हेडलाइन हो गए, हेडलाइन तो हो ही गए ये। और उसके बाद से हम लोग अब ज़रा डिस्कस करते हैं पॉक्सो को। उसके बाद हम लोग सहकारिता आंदोलन को डिस्कस करेंगे। कोल्ड प्ले के बारे में भी आज जानेंगे, क्यों इसका देश में कोहराम मचा हुआ है। कोल्ड प्ले 3 लाख के एक टिकट बिक रहे हैं, इसके कंसर्ट होने वाला है मुंबई में। कोल्ड प्ले क्या है भाई, पूछेगा आपसे, पीटी में हो सकता है। हाल ही में चर्चा में रहा कोल्ड प्ले क्या है? एक म्यूजिक बैंड है जो क्या करता है भाई, गाने वाने बनाते हैं। इनके गाने बड़े ही शानदार होते हैं, मेरे फेवरेट बैंड में से एक है। और एक है BTS का नाम सुना होगा आपने, ये दक्षिण कोरिया का 7 लड़के हैं, उनका बैंड है। उसी प्रकार से ये इसका नाम है कोल्ड प्ले बैंड का नाम है। ब्रिटिश मूल का है ये बैंड। कहाँ का है? ब्रिटिश मूल का है। इसका जो सबसे फेमस गाना है ना, वो भारत में ही शूट हुआ था। उस पर 2 बिलियन के करीब में व्यू हैं, 2 बिलियन के करीब में व्यू। आपने सुना होगा, गाने का नाम भूल गया। इनके कई सारे एल्बम हैं, जैसे पैराडाइज है एक बड़ा ही फेमस सा है, और मैं कुछ के नाम भूल गया हूँ। तो कोल्ड प्ले भारत में कंसर्ट होने वाला 2025 में, उसको लेकर टिकट की बिक्री हो रही है। तो 3-3 लाख का टिकट बिक रहे हैं। हो सकता है आपसे पीटी में पूछ ले कि हाल ही में चर्चा बना कोल्ड प्ले क्या है। तो बहुत ही फेमस दुनिया का एक म्यूजिक बैंड है और वो भारत आ रहा है, उसी का टिकट वगैरह बिक रहा है इतना महंगा। तो कोल्ड प्ले का बता दिया। आप चोलियट्टम आज पढ़ेंगे हम लोग। चोलियट्टम क्या है ये, इसको भी ज़रा समझेंगे। ये भी एक छोटा सा आर्टिस्ट का ग्रुप है, इसको भी ज़रा समझेंगे। देखिए क्या क्या है आज के मुख्य न्यूज़। 71 BPSC कॉलेजों का ग्रुप है, उसके बारे में मैं डिटेल में इसलिए बताता हूँ ताकि आप जुड़ सकें। जुड़िएगा, यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। इतना सारा फैसिलिटी आपको ग्रुप में मिलता है। लिखना सीख जाओगे गुरु, और कुछ नहीं है। बिना लिखे तो कल्याण होने वाला है नहीं। कोचिंग से आपका कल्याण नहीं होगा। कोचिंग में सिलेबस करवाते हैं, आंसर राइटिंग नहीं करवाते हैं, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसको याद रखिएगा। देखिए क्या है आज का मुख्य टॉपिक। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है पॉक्सो से रिलेटेड। तो पॉक्सो को ज़रा हम लोग समझेंगे। अधिनियम यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, इसी का हिंदी में नाम है। हिंदी में नाम क्या है? तो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। बड़ा ही अद्भुत सा कानून माना जाता है। अगर आपको इस पर रिलेटेड मूवी देखनी हो तो एक बंदा मूवी देखिएगा मनोज वाजपेयी की, उसमें काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। दरअसल हमारा समाज इतना दूषित हो चुका है, हम इंसान इतने गंदे हैं, हमारे ही बीच की बात कर रहे हैं हम, जिसमें बच्चों तक को इन चीज़ों का, यौन अपराधों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और इसमें 90% केस जो होते हैं ना, वो घर से जुड़े हुए लोग होते हैं, यानी कि बच्चों के रिश्तेदार होते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। छोटे बच्चों की हम बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं। बच्चे मतलब छोटे बच्चे होते हैं, किस तरह के प्रवृत्ति के लोग होते हैं पता नहीं, लेकिन उनसे उनके यौन शोषण को रोकने के लिए बड़ा ही कठोर कानून एक बनाया गया, पॉक्सो बनाया गया। और उस पॉक्सो 2012 में कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जो समय के साथ, ध्यान से सुनिएगा मेरी इस बातों को, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अलग अलग फैसलों के द्वारा उसमें क्या हुआ है, सुधार होता गया है। लेकिन भारत सरकार ने भी इसको सुधार किया है कई सारे। 2012 में ये बना जरूर था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों से और भारत सरकार ने भी इसमें कई सारी चीज़ें संशोधन करके समय के साथ इसको डाला है ताकि हम बच्चों को बचा सकें। किससे? समाज से बचा सकें। हमारे ही बीच में ऐसे लोग हैं। देखिए क्या है,
पॉक्सो अधिनियम 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ। 1992 में बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के भारत के अनुसमर्थन के परिणाम स्वरूप अधिनियमित किया गया था। 1992 में बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन उसमें भारत ने अपना समर्थन दिया था, जिसके बाद से 2012 में इसको पारित किया गया। कितने सालों के बाद आप देख ही रहे हैं। इस विशेष कानून का उद्देश्य बच्चों के यौन शोषण, यौन उत्पीड़न के अपराधों को संबोधित करना है, जिन्हें या तो विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया या पर्याप्त रूप से दंड का प्रावधान नहीं किया गया था। हम क्या, पूरी दुनिया का ही ऐसा है। हम नहीं सोचते थे कि इस तरह का कृत्य भी मानव को सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जब पूरी दुनिया से इस तरह के मामले सामने आए तो 1992 में बच्चों के अधिकार को संरक्षण को लेकर यूएन में एक अनुसमर्थन पारित किया गया, जिसको भारत ने अनुसमर्थित, मतलब कि उसको एक्सेप्ट किया, भारत ने उसको एक्सेप्ट किया। 2012 में हमें ये अनुभव हुआ कि हमारे देश में इस तरह के एक्ट होने चाहिए, क्योंकि बिना एक्ट के कोई अपराध नहीं होता है। अपराधी कौन है? जो किसी कानून का उल्लंघन करे। अगर कानून नहीं बना है तो अपराधी को आप जेल में नहीं डाल सकते हैं। और आपराधिक कानून को, ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है। आपराधिक कानून को भूतलक्षी यानी कि पीछे के डेट से जाकर लागू नहीं किया जा सकता है। सिविल कानून को पीछे के डेट से जाकर लागू किया जा सकता है कि 2024 के सितंबर में एक्ट पारित किया गया, लेकिन हम एक्ट में प्रावधान डाल दें कि 2024 के जनवरी के बाद के सभी मुद्दों पर लागू होगा। तो ऐसा सिविल मामलों में हो सकता है, आपराधिक मामलों में नहीं हो सकता। ये लाइन आपसे स्टेटमेंट बनाकर पूछेगा। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है। 18 वर्ष से कम अगर है उसकी आयु तो उसको बच्चे के रूप में परिभाषित करता है ये अधिनियम। ये लाइन ध्यान में रखिएगा। बच्चों के साथ होने वाले ऐसे अपराध को रोकने के उद्देश्य से बच्चों के यौन शोषण के मामले में मृत्युदंड सहित अधिक कठोर दंड का प्रावधान करने की दिशा में 2019 में अधिनियम की समीक्षा और इसमें संशोधन भी किया गया। भारत सरकार ने पॉक्सो अधिनियम 2020 को अधिसूचित कर दिया है। विशेषताएं क्या क्या हैं? तो सबसे पहला इस कानून की खासियत है कि लिंग निष्पक्ष प्रकृति का है, मतलब कि बच्चों के रूप में छोटी लड़कियां भी हो सकती हैं और लड़के भी हो सकते हैं। दोनों से कोई भी अगर इस चीज़ का शिकार होते हैं तो दोनों के लिए एक्ट समान रूप से काम करेगा। पहला इसमें क्लॉज यही रखा गया है। मामलों की रिपोर्टिंग में आसानी, न केवल व्यक्तियों द्वारा बल्कि संस्थान भी, मान लीजिए किसी के साथ हुआ है तो कोई एनजीओ वगैरह भी है तो वो भी जाके क्या कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है, क्योंकि रिपोर्ट न करना पॉक्सो अधिनियम के तहत एक विशिष्ट अपराध बना दिया गया है। इससे बच्चों के संबंधित यौन अपराधों को छिपाना तुलनात्मक रूप से कठिन हो जाता है। अगला है शर्तों की स्पष्ट परिभाषा। बाल जो अश्लील सामग्री होते संबंधित सामग्री के संग्रहण को एक नया अपराध बना दिया गया है। इसी में ये क्लॉज को अभी संशोधित किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के द्वारा। इसी में उसने बोला है कि किसी भी तरीके का, अगर आपको वो जो चेन्नई का व्यक्ति था उसने फ़ोन में डाउनलोड किया था गुरु 2-3 वीडियोस गंदे तरीके इस तरह के, और उसके ऊपर मैं फैसला सुनाया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि डाउनलोड करो, शेयर करो, कमर्शियली यूज करो या नॉन कमर्शियली के लिए करो। देखना भी, बच्चों से जुड़े हुए अश्लील सामग्री देखना भी क्राइम है, ऑफेंस माना जाएगा, होना भी चाहिए। पॉक्सो अधिनियम 2020 क्या है? अंतरिम मुआवजा और विशेष राहत। पॉक्सो नियमों का नियम 9 विशेष अदालत को एफआईआर दर्ज होने के बाद बच्चों के लिए राहत, पुनर्वास से संबंधित जागरूकता हेतु अंतरिम मुआवजे का आदेश देने की अनुमति देता है। यह मुआवजा अंतिम मुआवजा यदि कोई हो के विरुद्ध समायोजित भी किया जाता है। विशेष राहत का तत्काल भुगतान पॉक्सो नियम के अंतर्गत बाल कल्याण समिति CWC, चाइल्ड वेलफेयर जो कमेटी होती है, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, जिला बाल संरक्षण इकाई या फंड का उपयोग करके भोजन, कपड़े, परिवहन जैसे आवश्यक जरूरतों के लिए तत्काल भुगतान की सिफारिश भी कर सकती है। यानी कि जो पीड़ित हैं उनको सबसे पहले राहत देना है ना। भुगतान CWC की अनुशंसा प्राप्त होने के 1 सप्ताह के अंदर किया जाना चाहिए। बच्चों के लिए सहायक व्यक्ति। पॉक्सो नियम CWC को जांच और परीक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों की सहायता के लिए एक सहायक व्यक्ति प्रदान करने का अधिकार देता है कि बच्चों को उस समय एक सहायक व्यक्ति चाहिए होता है, क्योंकि वो तो आप और हमारे जैसे मैच्योर नहीं होंगे। इसमें हम छोटे बच्चों की भी बात कर रहे हैं और 17 साल के किसी बच्चे की भी बात कर रहे हैं। वो कम उम्र होती है, उसमें मानसिक रूप से उतनी मैच्योरिटी नहीं होती है कि चीज़ों को उतना आसानी से डील कर पाएँ, है ना।
सहायता करने वाले व्यक्ति बच्चों के सर्वोत्तम हितों को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक कल्याण, चिकित्सा, देखभाल, परामर्श तथा शिक्षा तक पहुंच शामिल हो। वह बच्चे और उसके माता पिता या अभिभावक को मामले संबंधित अदालती कार्रवाई विकास के बारे में भी सूचित करेगा। जो सहायक व्यक्ति होगा वो बच्चों के माँ बाप और बच्चों के बीच में भी काम करेगा और क्या करेगा, एक ऐसा माहौल बनाए जहाँ पर उचित रूप से कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने नया क्लॉज जोड़ दिया है, जो मैंने आपको न्यूज़ के दौरान ही समझाया, जिसमें कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देख ही सकते हैं आप, इस तरह के सामग्री को डाउनलोड करना, बच्चों को यौन शोषण जुड़े हुए उनको शेयर करना, मोबाइल में स्टोर करना, देखना, ये सब क्या होगा तो क्राइम होगा और पॉक्सो नियम में उसने संशोधन कर दिया है इस अपने फैसले के द्वारा। ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक है अपना भारत में सहकारिता। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ICA कोऑपरेटिव होता है। सहकारिता का मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव होता है। दरअसल में सरकार और आम लोग मिलकर कहीं पर काम कर रहे हैं तो सामान्य भाषा में उसी को सहकारिता कह दिया जाता है। ये आंदोलन भारत में आज़ादी से पूर्व से चला आ रहा है और इसको बड़ा ही अच्छा माना जाता है। देश में उत्पादन से जुड़े हुए चीज़ों को लेकर, अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर, गरीब जनसंख्या तक पहुंच बढ़ाने को लेकर बड़ा ही उत्तम सा चीज़ इसको माना जाता है। परिभाषा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता संगठन सहकारिता को संयुक्त स्वामित्व वाले लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी आम आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ज़रूरत, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल तीनों हैं। जब भी परिभाषा लिखें उत्तर लेखन में तो बातें बनाने वाली मत लिखें, परिभाषा उचित रूप से उचित शब्दों के साथ ही लिखें। परिभाषा ऐसे ही नहीं होता है, किताबी परिभाषा ही लिखें। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जब एग्ज़ाम में सहकारिता से जुड़ा हुआ हो, GDP से जुड़ा हुआ हो, इस तरह की परिभाषा लिखी, गरीबी से जुड़ा हुआ हो, बेरोजगारी से जुड़ा हुआ हो, तो उचित परिभाषा जो अर्थव्यवस्था में दी जाती है वही लिखें। ठीक है। आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट व्यक्तियों के स्वायत्त संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। क्या बोला मैंने? ICA के अनुसार, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के अनुसार, संयुक्त स्वामित्व वाले लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम, कोई भी उद्योग के माध्यम से अपनी आम आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ज़रूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से, फोर्सफुली नहीं, अपनी इच्छा से एकजुट व्यक्तियों के स्वायत्त संघ के रूप में परिभाषित किया गया सहकारिता को। क्लियर हो गया आपको? संवैधानिक प्रावधान, संविधान संशोधन 97 अधिनियम 2011 के द्वारा भारत में काम कर रही सहकारी समिति के संबंध में भाग 9A नगरपालिका के ठीक बाद एक नया क्लॉज भाग 9B जोड़ा गया। ये रोमन में लिखा हुआ है। कभी आपने गौर किया है रोमन में जो लिखा जाता है, ये लिखते हैं ना हम लोग, इसमें 0 नहीं आता, इसमें 10 को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, आज पता चला होगा आपको। जबकि भारत में जो दशमलव प्रणाली चलती है उस पर 0 आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। एक छोटा सा चीज़ सीख लिया हमने, तो ये ध्यान में रहेगा आपको। संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में 19(1)(c) में संघ व संगठन के बाद सहकारिता शब्द को जोड़ा गया 97 संशोधन के द्वारा। यह सहकारी समिति बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान करती है। सहकारी समिति मौलिक अधिकार आपका है। DPSP में सहकारी समितियों के प्रचार के संबंध में एक नया अनुच्छेद 43B जोड़ा गया था 97 में, फंडामेंटल राइट्स को और किसको, तो राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत में सहकारी समिति के प्रचार के बारे में 43B को भी जोड़ा गया था। भारत में सहकारी आंदोलन की उत्पत्ति, आंदोलन के कारण भारत में सहकारी आंदोलन का जन्म 19वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही में व्याप्त संकट और उथल पुथल से हुआ था। गांधी जी का जो है ना नटाल कांग्रेस और अलग अलग जो चीज़ें उन्होंने बनाई थी वो सब सहकारिता में ही आता है बंधुओं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने ग्रामोद्योग को खत्म कर दिया, जिससे लोग कृषि करने के लिए मजबूर हुए। यह रोजगार और आजीविका का एकमात्र साधन थी। परिणामी उपविभाजन और जोतों के विखंडन ने कृषि को गैर लाभकारी बना दिया था। आपको पता होगा, भारत का औद्योगिक इतिहास अगर आप पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना होता है गुरु, भारत के औद्योगिक इतिहास को 3 भाग में बांटते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा है ना आपने, जिसमें एक में क्या हो जाता है, भारत को उद्योग धंधों का पतन हो जाता है। दूसरा में औद्योगिक क्रांति का दुष्परिणाम भारत को देखना पड़ता है। तीसरा में क्या होता है, विदेशी प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। नाम अलग अलग हो सकते हैं आपके किताब में। अन्य कारक जैसे भू राजस्व संग्रह की कठोरता, वर्षा की अनिश्चितता, मतलब बहुत सारे ऐसे कारक जिसके कारण भारत में क्या हुए, कृषि चौपट हो गई।
साहूकारों ने या तो फसल को औने पौने दाम पर खरीद कर बहुत अधिक ब्याज दर वसूल कर पैसे उधार दिए। इन सभी कारकों ने एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में सहकारिता को बल दिया। भारत में अनौपचारिक सहकारिता भारत के कई हिस्सों में कानून पारित होने से अनौपचारिक सहकारी ढांचे के अस्तित्व में आने के परिणाम स्वरूप पहले भी सहयोग और सहकारी गतिविधियों का अवधारणा प्रचलित थी, जैसे चिट फंड, कुर्री, भीसी, फर। ये सब क्या है? सहकारिता का ही एक प्रकार है, जिसमें सारे लोग इकट्ठा होकर पैसे जमा करते रहते हैं। इस महीने में आप सारे पैसे यूज कर लो, इस महीने में आप सारा पैसे यूज कर लो, इस महीने में आप सारे। इसको क्या कहा जाता है? सहकारिता कहा जाता है। ठीक है। मद्रास प्रेसिडेंसी में निधि या पारस्परिक ऋण संघों को संगठित किया गया था। ये छोटे छोटे शब्द पूछ सकता है कि किनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है। पंजाब में साझेदारों के लाभ के लिए गांव की सामान्य भूमि को नियंत्रित करने तो 1891 में सहकारी तर्ज पर एक सोसाइटी शुरुआत की गई थी। ये सभी प्रयास विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक और गैर सरकारी थे। इस दिशा में पहला आधिकारिक कदम तब उठाया गया सर विलियम बैडनबर्न ने दक्कन के विद्रोह के बाद। दक्कन का विद्रोह कब हुआ है? तो 1870 के आसपास हुआ है। ग्रामीण ऋणग्रस्तता के विरुद्ध उपाय के रूप में कृषि बैंक की स्थापना का प्रस्ताव दिया। सर विलियम बैडनबर्न ने भारत में कृषि बैंक, एग्रीकल्चर बैंक की स्थापना का प्रस्ताव दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि ग्रामीण जो किसान हैं बहुत ज़्यादा ऋणग्रस्त हैं। इतना डिटेल में कौन पढ़ाता है आपको बीपीएससी के लिए? मैकलेगन समिति, अब इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे पीटी एग्जाम में। वर्ष 1915 में सर एडवर्ड मैकलेगन की अध्यक्षता में इस समिति को इस बात का अध्ययन और रिपोर्ट करने के लिए नियुक्त किया गया कि क्या सहकारी आंदोलन सामाजिक व आर्थिक रूप से मजबूत आगे बढ़ा रही थी या नहीं। मतलब ये कहा गया कि सहकारी आंदोलन सामाजिक और आर्थिक रूप से लोगों को मजबूत कर रही है कि नहीं। मैकलेगन समिति किससे जुड़ा हुआ है? सहकारी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। समिति ने पाया कि निरक्षरता और जनता में अज्ञानता, धन का दुरुपयोग, बड़े पैमाने पर भाई भतीजावाद और ऋण देने में अत्यधिक देरी सहकारी आंदोलन के कुछ स्पष्ट दोष थे। इसने चैलेंजेस बताए कि सहकारी आंदोलन तो चल रहा है, लेकिन भाई भतीजावाद, अज्ञानता, लोगों को पता नहीं कि कैसे काम करना है, धन का दुरुपयोग, धन लेकर कुछ और काम कर लिया किसी और चीज़ को लेकर, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण सहकारिता आंदोलन में चुनौती देखने को मिल रही है। समिति द्वारा दिए गए सुझाव, इसने कई सारे सुझाव दिए। सभी सदस्यों को सहकारी सिद्धांतों से अवगत कराया जाना चाहिए। ऋण लेने के मुख्य कसौटी ईमानदारी होनी चाहिए। समिति गतिविधियां केवल सदस्यों तक ही सीमित होनी चाहिए और कई सारे उसने इस नियम को सुझाए। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपने सुना है चिट फंड घोटाला, जिसमें क्या होता है भाई, पैसा लेके कोई भाग जाता है सबका। तो उसी तरीके का ये यहाँ पर चुनौती भी देखने को हमें मिलता था। ईमानदारी इसमें बहुत मायने रखता है। इन सिफारिशों को निम्नलिखित कारणों से व्यवहार में नहीं लाया सका। प्रथम विश्व युद्ध के कारण इस सिफारिश को कभी लागू नहीं किया गया मैकलेगन समिति के। सहकारी आंदोलन का विस्तार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के माध्यम से सहकारिता एक प्रांतीय विषय बन गई, जिसने आंदोलन को और गति दी। सहकारी आंदोलन को सफल बनाने के विभिन्न राज्यों ने अपने अपने अधिनियम पारित किए। इस अवधि के दौरान सहकारी समितियों की सदस्यता में काफ़ी वृद्धि हुई थी। 1929 में महान आर्थिक मंदी जब हुई तो कृषि जींस उत्पाद की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट आई। अन्य आर्थिक संकट के साथ बेरोजगारी बढ़ी। इस दौरान भी सहकारी आंदोलन को बढ़ता हुआ देखा गया। स्वतंत्रता के पश्चात पर अब आते हैं। यहीं से मुख्य रूप से शुरू हुआ है, गेम चेंजर साबित हुआ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित का मतलब क्या होता है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कैपिटलिज्म का भी गुण होगा और जिसमें सोशलिज्म का भी गुण होगा। भारत में इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था है और कदाचित दुनिया भर में आज इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, अमेरिका से लेकर भारत तक में। स्वतंत्रता के बाद कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर सब्सटेंस कैपिटलिज्म का ज़्यादा होगा तो कहीं पर सोशलिज्म का ज़्यादा होगा। भारत में शुरुआत में ही, नेहरू जी के समय से ही हमने ये रखा कि हम दोनों में से किसी पर नहीं जाएंगे। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी और जनसंघ के संस्थापक का क्या नाम है, भूल गया मैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम है, सॉरी। डॉक्टर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये सब कैपिटलिज्म के पक्ष में थे। डॉक्टर अम्बेडकर भी। सोशलिज्म के पक्ष में नेहरू जी थे और इसमें सरदार पटेल का भी नाम जोड़ लीजिए कैपिटलिज्म के पक्ष में। और अमेरिकी गुट के भी पक्षधर थे ये सब कि हमें अमेरिका गुट में शामिल होना चाहिए। और जो सोशलिज्म है इसमें मैक्सिमम लोग थे, क्योंकि उसमें भारत की स्थिति जो थी वो सोशलिज्म के लिए थी, क्योंकि भारत में गरीब जनता थी बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ पर एजुकेशन का भी रेशियो बहुत ख़राब था। तो बाद में पुनः विचार किया गया कि हम दोनों के चीज़ों को अपनाते हैं, लेकिन उसमें फिर ये कॉन्सेप्ट आया कि सोशलिज्म का भाग हम ज़्यादा रखेंगे। इसीलिए आपको क्या दिखती है, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना सोशलिज्म का ही हिस्सा है गुरु, है ना।
स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए नियोजित आर्थिक विकास दृष्टिकोण का अपनाया, जिसमें 3 क्षेत्र शामिल थे, अर्थात सार्वजनिक, निजी और सहकारी। 3 क्षेत्र उस समय शामिल थे। सहकारी समितियों के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच संतुलन कारक की भूमिका निभाने की कल्पना की गई थी। अर्थव्यवस्था को समझिए जरा, किसी भी देश का निर्माण कैसे होता है तो उसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है किस प्रकार की नीति को हमने शुरू किया। इन्हीं नीतियों का परिणाम है कि आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बनने जा रहे हैं। उसका बेस यहीं पर बनाया गया था। FIPs का भाग स्वतंत्रता के बाद सहकारी पंचवर्षीय योजनाएं 5 ईयर प्लानिंग्स का एक अभिन्न अंग बन गई। पंडित नेहरू ने सहकारिता को लोकतंत्र के 3 स्तंभों में से एक माना, अन्य 2 पंचायत व स्कूल थे। अब आपसे मान लीजिए खतरनाक क्वेश्चन पूछ ले, पंडित नेहरू ने लोकतंत्र के कौन कौन से स्तंभ निर्धारित किए थे। पहला उन्होंने बताया था क्या, तो पंचायत, कि भाई पंचायत होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, स्कूल। और तीसरा क्या होना चाहिए, सहकारिता। अब आप खुद ही समझ जाइए कि कितना ज़्यादा इसको महत्व दिया गया है। भारत में शुरुआत से आज भी देते हैं। सहकारिता जो मंत्रालय है वो अमित शाह जी को बनाया गया, पिछले गवर्नमेंट में ही तो शुरू किया गया, 2019 के बाद ही तो शुरू किया गया है ना। सहकारिता की राष्ट्रीय नीति 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने सहकारी समिति तथा कर्मियों के प्रशिक्षण और सहकारी विपणन समितियों की स्थापना को लेकर राष्ट्रीय नीति की सिफारिश की। 2002 में सहकारिता पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई। NDC की स्थापना हुई। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को एक संवैधानिक निकाय के सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के तहत में स्थापित किया गया। और भारत में कई सारी समितियां बनी हैं। कौन कौन सी समिति, 1954 में ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने सभी स्तरों पर सहकारी समिति में राज्य की भागीदारी की सिफारिश की थी कि सहकारिता आंदोलन को बिना राज्य के सहयोग से हम कर ही नहीं सकते हैं। अगर आपको सहकारिता में थोड़ा सा इंटरेस्ट हो तो सरदार पटेल जी ने ना दूध उत्पादन को लेकर जो गुजरात में कई सारे पहले से जो लोग मोनोपोली बनाकर बैठे हुए थे उनको कैसे हरकाया ना उन्होंने, इसका इतिहास कभी पढ़िएगा। उनका गुजरात में दुग्ध आंदोलन को शुरू करने में बड़ा योगदान माना जाता है। फिर किसका माना जाता है, तो फिर माना जाता है आपका शास्त्री जी का। ठीक है। ST राजा समिति को भारत सरकार द्वारा सहकारी कानून में संशोधन का सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया था। समिति ने सहायता प्राप्त सहकारी समिति के प्रबंधन पर राज्य की भागीदारी, सरकार द्वारा नामित व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए एक मॉडल अधिनियम तैयार किया, ST राजा समिति। ओके। भारत में कुछ सफल सहकारी समिति, कृषि और संबद्ध क्षेत्र को लेकर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ जिसको नाफेड कहा जाता है, उसी प्रकार से IFFCO, ये तो आपने भी देखा होगा, आपके गांव में भी होगा, पंचायत में तो होगा एक इफ़को, जहां पर क्या मिलता है, सस्ते दाम पर खाद वगैरह मिलता है, याद कीजिए। अमूल हो गया, आनंदा मिल्क लिमिटेड जो है, सहकारी ग्रामीण विकास ट्रस्ट, कॉरडेट इसको कहा जाता है। बैंकिंग क्षेत्र पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक जो है वो भारत सहकारी बैंक और सरस्वत सहकारी बैंक, कुछ बैंकों के भी उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। सहकारिता आंदोलन को ध्यान रखिएगा, अभी व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 शुरू किया गया है, उसके मूल में भी सहकारिता ही है। उन क्षेत्रों में हमें इसको बढ़ाना है जिन क्षेत्रों में भी दुग्ध उत्पादन कम है तुलनात्मक रूप से। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका कि केरला रिपोर्ट केस ऑफ क्लैड 1B एमपॉक्स स्ट्रेन, इसको बड़ा खतरनाक माना जाता है। 38 साल के एक पुरुष थे जिनमें ये पाया गया, जो UAE से वापस लौटे हैं, इनमें ये पाया गया है एमपॉक्स का। एमपॉक्स मुख्य रूप से यौन संचरण के द्वारा फैलता है। एमपॉक्स मुख्य रूप से यौन संचरण के द्वारा फैलता है। और क्या है ये, ज़रा इसको देखेंगे, क्योंकि इस स्ट्रेन को बड़ा ख़तरनाक माना जाता है। इसी स्ट्रेन को लेकर WHO ने घोषित किया था, क्या घोषित किया था कि वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी। और कांगो गणतांत्रिक गणराज्य जो है और उसके आस पड़ोस के देशों में जब ये स्ट्रेन पाया गया था तब WHO ने घोषित किया था। ज़रा इसको देखेंगे हम लोग, छोटा सा ही देखेंगे, 2-3 लाइन का। उसके बाद कौन सा देखेंगे, उसके बाद आ गया अपना चोलियट्टम। क्या कहा जाता है, चोलियाट्टम। ठीक है, वो क्या है ये भाई, क्या है ये, एक ग्रुप है, ये एक आर्टिस्ट का ग्रुप है जो क्या करता है, जो कोडियट्टम को परफॉर्म करते हैं। कोडियट्टम केरल की बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य मानी जाती है। इसके बारे में आर्ट एंड कल्चर में PT एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है आपसे। आपके मेंस में तो नहीं पूछेगा, UPSC मेंस में आर्ट एंड कल्चर का थोड़ा सा हिस्सा रहता तो क्या पता पूछ ले, लेकिन PT में तो UPSC BPSC सभी जगहों पर पूछा जा सकता है। कोडियट्टम को ज़रा हम लोग देखेंगे। चोलियट्टम हाल ही में चर्चा में रहा। चोलियट्टम क्या है, क्या ये नृत्य है? नहीं, ये नर्तकों का, आर्टिस्टों का एक ग्रुप है। ठीक है,
एक तरह से छोटा सा बैंड है, बैंड बोल सकते हैं। जिस प्रकार से अभी मैंने कोल्ड प्ले की बात की ना, इसी से आया था कोल्ड प्ले, जिसमें मैंने बात की एक ब्रिटिश ग्रुप है जो भारत में आ रहा है और इसके 3-3, 4-4 लाख के टिकट बिक रहे हैं इसके कंसर्ट के लिए। क्या इससे पहले कोल्ड प्ले आया था? 2016 में आया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, दुनिया का बहुत ही फेमस बैंड माना जाता है। होगा बैंड हमारे लिए क्या, हम जरा कोडियट्टम को देखेंगे, चोलियट्टम को देखेंगे, है ना। देखिए क्या होता है ये, देखिए क्या है ये कुडियट्टम। केरल की सबसे पुरानी पारंपरिक रंगमंचों में से एक है। अद्भुत होता है, देखिए कितना अद्भुत है ये, है ना। कितने सारे साज सज्जा इन्होंने लादे हुए हैं। यह सांस्कृतिक रंगमंच परंपराओं पर आधारित है और इसी का एक ग्रुप है। यही नृत्य परफॉर्म करने वाले, ये आर्ट परफॉर्म करने वाले चोलियट्टम जिनको कहा जा रहा है, चोलियट्टम जिनका ग्रुप का नाम है, उन ग्रुप का क्या नाम है? चोलियट्टम। मलयालम भाषा में कुटी शब्द का मुख्य अर्थ होता है संयुक्त, एक साथ, और अट्टम का अर्थ होता है अभिनय, इसलिए कुटियट्टम शब्द का अर्थ हुआ संयुक्त अभिनय। अब आपसे पूछा जाए पीटी एग्जामिनेशन में क्या स्टेटमेंट रहता है कि क्या ये अकेले परफॉर्म करने वाला आर्ट है? नहीं, ये क्या है? तो सामूहिक रूप से परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है। अब कई बार क्या पूछा जाता है कि क्या जो नर्तक है वो साथ में गायन भी करता है? किस प्रकार के अभिनय करता है? क्या युद्ध कलाओं से जुड़ा हुआ करता है या फिर जो और भी कलाएं होती हैं उनसे जुड़ा हुआ करता है? तो इस तरह का सवाल स्टेटमेंट बनाकर पूछता है। इसकी शैलीबद्ध और संहिताबद्ध नाट्य भाषा में नेत्र अभिनय, आँखों के भाव, ठीक है, हस्त अभिनय, हाव भाव की भाषा प्रमुख हैं। वे मुख्य पात्र के विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है। यह पारंपरिक रूप से कुट्टमल्पम नामक थिएटरों में प्रदर्शित किया जाता है जो हिंदू मंदिरों में स्थित होते हैं। क्या बोला? हिंदू मंदिरों में क्या होते हैं? कुट्टमप्पलम। ये क्या होता है? छोटा सा थिएटर। देखिए मंदिर केवल पूजा की जगह नहीं होते थे, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र होते थे भारत में, उत्तर में भी दक्षिण में भी। लेकिन उत्तर में उनको मिटा दिया गया, दक्षिण में वो सुरक्षित हैं, तो उन जगहों पर यह परफॉर्म किया जाता था। दक्षिण भारत में जैसे कल्याण मंडप की अवधारणा विजयनगर में विवाह से संबंधित होता था, है ना। उसी प्रकार से मैंने क्या बताया आपको, कुट्टमप्पलम, ये क्या होता था? तो थिएटर के लिए मुख्य रूप से मंदिर में इंफ्रास्ट्रक्चर में एक जगह होता था जहाँ पर इसको परफॉर्म किया जाता था। ठीक है। कुटियट्टम का प्रदर्शन चाक्यार नामक पुरुष कलाकारों और नांगियार नामक महिला कलाकारों के एक समुदाय द्वारा किया जाता है। अगला स्टेटमेंट आपसे पूछेगा कि क्या केवल इसमें पुरुष कलाकार ही भाग लेते हैं? नहीं, पुरुष और महिला दोनों कलाकार भाग लेते हैं। इसमें नाम्बियार नामक ढोल वादकों द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है। नांगियार, चाक्यार और नाम्बियार ये तीनों किससे संबंधित हैं? तो ये भारत के नृत्य परंपरा है कुडियट्टम, उससे संबंधित है जो केरल राज्य से मुख्य रूप से बिलोंग करता है। पकरनट्टम कुटियट्टम का एक पहलू है जिसे पुरुष और महिलाओं की भूमिका को मूर्त रूप देना, उनकी भावनाओं का वर्णन करना शामिल है। पुरुष और स्त्री के बीच स्विच करना, एक ही समय में कई भूमिकाओं की व्याख्या करना इस नृत्य पद्धति के भीतर एक चुनौतीपूर्ण कौशल माना जाता है, बड़ा ही कठिन होता है। भारत की जो नृत्य शैली है, अगर आप ब्रेक डांस, मून वॉक और इन सब चीज़ों से ऊपर देखेंगे तो दुनिया कुछ और है। भारत का जो शैली है नृत्य का, उसमें भाव से लेकर, उसमें नृत्य से लेकर, उसमें जो गाया जा रहा है, तीनों का संगम माना जाता है। भारत में नृत्य जो होते हैं ये एक आराधना के साधन माने जाते हैं। तांडव से लेकर अलग अलग नृत्य आप देखेंगे तो इसको आराधना का साधन माना जाता है। एक नांगियार कुथु कुटियट्टम में महिला प्रदर्शन का एकल खंड होता है। कुटियट्टम में संस्कृत के लगभग सभी प्रमुख नाटकों के नाटक शामिल हैं, जिनमें भास, हर्ष, शक्तिभद्र, कुलशेखर, ये कौन है भाई? नाटककार हैं भारत के। नीलकंठ, बोधायन, महेंद्र विक्रम वर्मन शामिल है। उल्लेखनीय है कि अपवाद कालिदास और भवभूति हैं, जिनके नाटक पारंपरिक रूप से इस प्रदर्शन का हिस्सा नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है इसमें कालिदास के नाटकों को परफॉर्म किया जा सकता है? नहीं, कालिदास और कौन है? तो भवभूति, ये भारत के बहुत बड़े रचनाकार माना जाता है इनको, लेकिन इनके नाटकों पर इसमें परफॉर्म नहीं किया जाता है। यूनेस्को द्वारा कुटियट्टम को मानवता के मौखिक व अमूर्त विरासत के जो एक घोषित किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनेस्को ने भी इसको अपनाया हुआ है, अमूर्त विरासत घोषित किया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक पर चल। पीटी के सवाल आपको अगर नहीं दिख रहे हैं इसमें तो कोई मायने नहीं रखता है। पीटी के सवाल अगर आपको दिख रहे हैं, कीवर्ड दिख रहे हैं, तो वही चीज़ मुख्य रूप से आपके लिए मान्य है, उसी पर ध्यान दीजिए। कल एक बच्चे ने मैसेज किया, इस पीडीएफ में इंपॉर्टेंट कौन सा ये बता दीजिए। पीडीएफ में जो भी है सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूरे पीडीएफ को ही पढ़ना है, इतना भी शॉर्टकट नहीं होना चाहिए जीवन में। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या, ये मैंने जो मैगजीन आती है
जिसको डाउन टू अर्थ कहा जाता है, वहीं से मैंने लिया है। डेडली न्यू क्लैड 11 स्ट्रेन ऑफ एमपॉक्स रिपोर्टेड इन इंडिया। 38 साल के एक पुरुष हैं, केरल के मल्लापुरम में। वो दुबई से आए थे, यूएई से आए थे और उनके अंदर ये पाया गया। WHO ने 14 अगस्त 2024 के बयान में कहा था कि पिछले साल DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में एक नए वायरस स्ट्रेन क्लैड 1B का उद्भव और तेजी से प्रसार मुख्य रूप से यौन नेटवर्क के माध्यम से फैलता प्रतीत होता है। यौन संपर्कों के माध्यम से ही क्लैड 1D डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में और उसके आसपास के देशों में फैला था, WHO के अकॉर्डिंग। और DRC के पड़ोसी देशों में इसका पता लगना विशेष रूप से चिंताजनक है। ये किसने कहा था? WHO ने कहा था। और ये भारत में पाया गया है, यानी कि अत्यंत चिंताजनक विषय है, नहीं फैलना चाहिए। हालांकि ये सामान्य रूप से जिस तरह से कोरोना फैलता था वैसा नहीं फैलता है, लेकिन नहीं फैलना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है। और इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया था WHO के द्वारा। 14 अगस्त को दूसरी बार घोषित किया गया, जिसमें कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और अफ्रीका के देश के बढ़ती संख्या में एमपॉक्स के उछाल को ध्यान में रखकर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी दुनिया के लिए घोषित किया गया। PHIC को घोषणा करते WHO के महानिदेशक टेड्रोस एड्हानॉम घेब्रेयेसस ने कहा कि एमपॉक्स के नए क्लेड का उभरना, पूर्वी DRC में इसका तेजी से फैलना, कई पड़ोसी देशों में जो मामले आए हैं वो चिंताजनक हैं और देशों के सामने आना चाहिए इसको रोकने को लेकर। तो क्लैड 1B आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा? यही पूछेगा मात्र। क्या पूछेगा? क्लैड 1B किससे जुड़ा हुआ है, किसका स्ट्रेन है? तो ये है आपका एमपॉक्स का स्ट्रेन है। WHO ने पहली बार 2022 में एमपॉक्स को लेकर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। 2022 में घोषित किया था पहली बार, ये भी ध्यान रखिएगा। आपको मैंने समझा दिया है। देखिए अगला क्या। अगला एक छोटा सा PT फैक्ट है। लापता लेडीज़ देखा ही होगा आपने मूवी, अद्भुत मूवी है, काफ़ी अच्छी मूवी है। तो इसको भारत की तरफ से ऑफिशियल ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, भेजा गया है। 13 मेंबर के सिलेक्शन कमीशन ने लापता लेडीज़ प्रोड्यूस बाय आमिर खान और जो किरण राव हैं उनकी वाइफ पहले थी, अब तो दोनों में तलाक हो गया। उनकी फिल्म, क्या नाम है उस फिल्म का? इस फिल्म का नाम है लापता लेडीज़। इसको भेजा गया है कहाँ पर? तो इसको भेजा गया है भारत की तरफ से ऑफिशियल ऑस्कर के लिए, ऑस्कर 2025 के लिए भेजा गया। तो इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।